Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss another very important and very interesting topic of the BNSS, that is transfer of criminal cases, chapter 33, section 446 to 452, which is a very important and very interesting topic of the BNSS. When we are talking of the transfer of criminal cases, कब और किन परिस्थितियों में when a criminal court can be transferred from one court to the another court. As you know well that there are Supreme Court, there are High Court, some other lower courts including Court of Session, CJM and Judicial Magistrate First Class and Second Class. All these courts. So when and what circumstances and what ground a case can be transferred from one and High Court and to the other High Court. For this there is a chapter 33. The student एक सवाल उठता है कि क्यों केस का ट्रांसफर किया जाए. व्हाट इज द नेसेसिटी टू ट्रांसफर ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट वन कोर्ट टू द अनदर कोर्ट. व्हाट इज द बेसिक ग्राउंड एंड क्यों एक पक्षकार या क्यों एक कोर्ट जो है एक केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर ट्रांसफर कर सकती है. जनरली अगर एक वर्ड देखें यहाँ पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज यूज्ड हियर, दैट एक्सपीडिएंट फॉर द एंड ऑफ द जस्टिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी ग्राउंड पर ज्यादातर केस जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं. व्हेन we are talking about the expedient for the end of the justice is a legal phrase used to describe a situation where a certain action or decision is deemed necessary and beneficial for achieving a fair and just outcome in a legal case. कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती है दोस्तों जब कोर्ट को या पक्षकार को ये लगता है कि इस कोर्ट में न्याय मिलना, इम्पार्शियल न्याय मिलना जो है संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में कोर्ट और पक्षकार के आवेदन पर जो है कोर्ट जो है जनरली केस को जो है वन कोर्ट से लेकर दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकती है. इट इज अबाउट टेकिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू इंश्योर द जस्टिस ऑफ द केस इज सर्व. इसी जैसे हो सकता है कि कोई जज को लग रहा है कि आप वो जज जो है मेरे केस में इम्पार्शियल न्याय नहीं दे सकता है, या पार्टीज को कभी कभी ऐसा लगता है, कोर्ट को लगता है कि पार्टीज को कोर्ट में आने में इनकन्वीनियंस हो सकती है. हाई कोर्ट चूंकि हर स्टेट के एक पर्टिकुलर जगह पर स्थित होता है, तो ज़्यादातर दूर दराज के एरिया में अगर पार्टी आना चाहती है तो इन फॉर द सेक ऑफ द इनकन्वीनियंट ऑफ द पार्टीज, और कभी भी विटनेस के आधार पर, यानी कि द पोटेंशियल फॉर ए फेयर एंड impartial justice, या फिर the convenience of the parties and witness, और या फिर the need to ensure the justice is not delay is denied. तो ये सारी चीज़ों के आधार पर हम जो है क्रिमिनल केस को जो है वो ट्रांसफर कराया जा सकता है. Now come to the section which describe the transfer of cases. किस और कब और कैसे और कहाँ एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मैटर ट्रांसफर हो सकता है, इस संबंध में डिटेल प्रोविजन जो है 446 से लेकर 453 तक दिया गया है. Now come to the 446, power of Supreme Court to transfer cases and appeal. 446 में BNSS की धारा 446 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो जो है केसेस को और अपील को, सामान्यतः दो तरह के प्रकार के केसेस आते हैं. ट्रायल के बाद केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, अपील के या फिर अपील में सुप्रीम कोर्ट में केस आया. दोनों ही परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है. Whenever it is made to appear to the Supreme Court, जहां भी सुप्रीम कोर्ट के लगता है that an order under this section is expedient for the end of the justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one high court to the other high court. The term which is here, that is very important, that is one high court to another high court. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस धारा के अंतर्गत ट्रांसफर ऑर्डर देना ही पड़ेगा क्योंकि हम क्या सिक्योर करना चाहते हैं, एक्सपीडिएंट फॉर एंड ऑफ द जस्टिस. तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा मामला या अपील जो है जो सुप्रीम कोर्ट के पास आया है, वो उस मामले या अपील को सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एक हाई कोर्ट से हटाकर दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है, या फिर फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू द अदर criminal court of the equal or superior jurisdiction subordinate to other high court. दोस्तों यहाँ दो बातें समझिएगा. एक तो है सुप्रीम कोर्ट हायरार्की में सबसे ऊपर है, वो चाहेगा
तो एक मैटर एक हाई कोर्ट से हटाकर दूसरे हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे हाई कोर्ट से हटाकर तीसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास प्रेरोगेटिव है, यानी कि हाई कोर्ट से मैटर एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एक हाई कोर्ट के जुडिक्शन के भीतर आने वाले जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, एक हाई कोर्ट के जुडिक्शन में कौन कौन से सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे, सबसे ऊपर होगा कोर्ट ऑफ सेशन, उसके नीचे होगा एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, उसके नीचे होगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो ये हायरार्की आप देखो, तो एक हाई कोर्ट के भीतर ये जुडिक्शन वाले हैं, दूसरे हाई कोर्ट के भीतर उसी तरह से दूसरा जुडिक्शन वाले उसके जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल सीजीएम के कोर्ट्स, वो सारे लोग आएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि ये मैटर एक हाई कोर्ट से हटाकर दूसरे हाई कोर्ट को दे सकता है। साथ ही साथ एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से हटाकर, एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से हटाकर मैटर दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैटर मान लीजिए कोर्ट ऑफ सेशन लखनऊ में चल रहा है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आता है, तो हो सकता अगर एक्सपीडिएंट ऑफ द एंड ऑफ द जस्टिस का मामला होगा, तो ऐसी स्थिति में लखनऊ के कोर्ट ऑफ सेशन से मामला हटाकर उसी हाई कोर्ट के जो है या दूसरे हाई कोर्ट के कोर्ट ऑफ सेशन को या फिर सीजीएम को या फिर जेएमएफसी को मैटर को ट्रांसफर किया सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एक हाई कोर्ट से हटाकर दूसरे हाई कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर कर सकता है, या एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर हटाकर दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी मैटर वो ट्रांसफर कर सकता है। ये सारी पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा है, द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर तो है, पावर का एक्सरसाइज तब ये करेगी जब कोई भी एप्लीकेशन जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू उसके पास आया है। दोस्तों, एकाएक मैटर को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मैटर को ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट तभी कर सकती है जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के द्वारा कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई है, उस पर संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। या फिर अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने एप्लीकेशन नहीं दिया ट्रांसफर के लिए, तो फिर दूसरा यहां पर बताया गया है, पार्टी इंटरेस्टेड, अगर दो पक्षकारों के बीच में जो विवाद के पक्षकार हैं वो आपस में चाहेंगे कि वो मैटर ट्रांसफर हो, तो कोई भी पार्टी जो है वो जा सकता है ट्रांसफर के लिए। या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन लगाया गया हो या पार्टी इंटरेस्टेड का एप्लीकेशन आया हो, एंड एवरी सच एप्लीकेशन, अगर पार्टी इंटरेस्टेड का एप्लीकेशन आया है तो एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन विच शैल except when the applicant is the Attorney General of India or the Advocate General of State be supported by affidavit or affirmation। या दो वर्ड that is used here दोस्तों। अगर या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो, या हाई कोर्ट का मामला है तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, राज्य का महान्यायवादी या फिर भारत का महान्यायवादी जो है वो जो है एप्लीकेशन लगाएगा। अगर भारत का महान्यायवादी ने एप्लीकेशन नहीं लगाया है तो, या एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ने एप्लीकेशन नहीं लगाया है और पार्टी इंटरेस्टेड पार्टी ने एप्लीकेशन लगाया है, तो इंटरेस्टेड पार्टी जब एप्लीकेशन लगाएगी तो उसके साथ एफिडेविट या अफर्मेशन जरूर लगाएगी। दोस्तों, यानी इन्हीं दोनों के एप्लीकेशन पर जो है या तो भारत का महान्यायवादी ने एप्लीकेशन लगाया ट्रांसफर की, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी ने एप्लीकेशन लगाया विद सपोर्टेड बाय द एफिडेविट और अफर्मेशन, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे एप्लीकेशन पर विचार करेगी। ये 446 का सब क्लॉज 2 कहता है। सब क्लॉज 3, when any application for the exercise of the power conferred by this section is dismissed, अगर इस धारा के प्रयोग के बाद, इस धारा का सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर एप्लीकेशन को सुना है और उस ट्रांसफर एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है, तो बात हो रही है कि when application for exercise of the power conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of the opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the applicant such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि एक हाई कोर्ट से मैटर को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है।
दूसरे में कहा गया है वो पावर का इस्तेमाल तब करेगी जब या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई या फिर इंटरेस्टेड पार्टी ने कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई सपोर्टेड बाय द अफर्मेशन और एफिडेविट। तीसरे में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त में 446 एक्ट का एप्लीकेशन अगर लगाया गया है इंटरेस्टेड पार्टी के द्वारा और वो एप्लीकेशन फ्राइवलेस निकल गया है, फ्राइवलेस निकल गया है या फिर एप्लीकेशन जो है या फिर वेक्सिशियस है, यानी कि या तुच्छ। फ्राइवलेस का मतलब होता है एप्लीकेशन काफी तुच्छ है, छोटे छोटे आधारों पर वो एप्लीकेशन किया गया है, या फिर वेक्सियस का मतलब होता है तंग करने, पक्षकारों को तंग करने वाला, एक पक्षकार ने दूसरे को तंग करने के लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन फ्रेवलेस है या फिर तुच्छ है या तंग करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस ट्रांसफर एप्लीकेशन को तो खारिज कर ही देगी, साथ ही साथ जो है वो आवेदक को ये ऑर्डर देगी जो भी एप्लीकेंट लगाया है कि वो जो है वो कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कंपनसेशन लगाएगी। कंपनसेशन क्या होगा, उस केस के सरकमस्टांस को देखते हुए जो भी उचित होगा वो कंपनसेशन जो है उस एप्लीकेंट के ऊपर लगा देगी। दोस्तों याद रखिएगा, सीआरपीसी में पहले ये जो है मैक्सिमम 1000 रुपए तक लगाया जा सकता था, लेकिन अब न्यू बीएनएसएस में यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई। हालांकि एक जगह उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम नहीं दी गई है। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि केस के सरकमस्टांसेस को देखते हुए, सारे फैक्ट को देखते हुए, सारे सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को जैसा भी उचित होगा वैसा कंपनसेशन वो उस पक्षकार पर लगाएगी जिसने कि फ्रेवलेस वेक्सिशियस एप्लीकेशन जो है, ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तो ये पूरा का पूरा 446 का सब क्लास 1, 2, 3 बताया गया है। अब आइए दोस्तों 447 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। अब हाई कोर्ट को कब, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है या फिर एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर ट्रांसफर कर सकता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर है कि 446 में सुप्रीम कोर्ट को पावर थी, अब 447 में हाई कोर्ट को पावर है कि हाई कोर्ट एक मैटर को दूसरे मैटर को दूसरे हाई कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है। कब, किस परिस्थितियों में, व्हेनेवर इट इज मेड टू अपीयर द हाई कोर्ट, जब भी हाई कोर्ट को लगता है कि, यहाँ दोस्तों 3 क्लॉज है, that a fair and impartial inquiry or trial, दो बात की गई है, inquiry और trial cannot be held in any criminal court subordinate thereto, और जब भी किसी हाई कोर्ट को लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के भीतर कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें कि फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल नहीं हो सकता है, कोई जो भी रीजन हो सकता है, जजेस इम्पार्शियल लग रहे हैं या फिर पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है या फिर या विटनेस के लिए उपयुक्त नहीं है कि उस कोर्ट में जाया जाए, या पार्टी को लगता है नहीं है कि, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जब हाई कोर्ट को ये लग रहा हो कि ऐसी सिचुएशन है जब फेयर और जबकि फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को हटाकर दूसरे किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को मैटर दे सकती है। दूसरा है दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ अनयूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। हाई कोर्ट को लगता है जहां कोई ऐसा क्वेश्चन लॉ का जुड़ा हुआ है जो नॉर्मल परिस्थितियों में अराइज नहीं हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ यूजुअल डिफिकल्टी, नॉर्मल परिस्थितियों में वो क्वेश्चन नहीं हो सकता, एक बड़ा नॉर्मल सिचुएशन है और कोई क्वेश्चन लॉ का उठा है, ऐसी स्थिति में एक हाई कोर्ट से दूसरे, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को में हाई कोर्ट जो है मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। या तीसरा, that an order under this section is required by way of provision of this Sanhita or will tend to the general convenience of the parties or witness or expedient for end of the justice। जहां पर एंड ऑफ जस्टिस को अचीव करने के लिए हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक हाई कोर्ट से मैटर को सबऑर्डिनेट को, एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को हटाकर दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर देना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो है वो ये मैटर जो है हाई कोर्ट जो है उसे ट्रांसफर कर सकती है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि हाई कोर्ट चाहे तो
अपने लोअर कोर्ट के किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को हटाकर किसी दूसरे हाई कोर्ट के या स्वयं के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट पर दे सकता है, या फिर जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहे तो लखनऊ के कोर्ट ऑफ सेशन से मैटर को हटाकर जो है वो मेरठ के कोर्ट ऑफ सेशन को दे सकता है, या लखनऊ के सीजीएम से कोर्ट को हटाकर वो बनारस के सीजीएम को दे सकता है। यानी कि अपने ही सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि किसी दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर ट्रांसफर किया जाए तो वो हाई कोर्ट ऐसा भी कर सकता है। यहाँ पर ऑर्डर क्या देगा, यहाँ पर 3 सिचुएशन बताई गई है जब मैटर को ट्रांसफर किया सकता है। पहला है फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल उस कोर्ट में नहीं हो सकता है, तब मैटर ट्रांसफर किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, या फिर सम क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो गया है तब मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा, या फिर पार्टीज या विटनेस के कन्वीनियंस नहीं है, या फिर एक्सपीडिएंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, या न्याय के हित में जो है जरूरी है कि उस मैटर को ट्रांसफर किया जाए। पार्टी के हित में जरूरी है, या विटनेस के हित में जरूरी है, या न्याय के हित में जरूरी है कि उस कोर्ट से हटाकर मैटर को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। तब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट क्या करेगा, ये नेक्स्ट क्लॉज में बताया गया है, दैट एनी offense be inquired or into or tried by any court not qualified under section 197 to 205 but in other respect competent to inquiry into or try such offense। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि किसी अपराध की हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देगा कि किसी अपराध की इंक्वायरी और ट्रायल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा की जाए जो धाराएं 197 से लेकर बीएनएसएस की धारा 197 से लेकर 205 के अंतर्गत आते हो और वे न्यायालय ऐसा जांच और विचारण हेतु सक्षम है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई भी मैटर किसी एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से हटाकर दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से हटाकर दूसरे सबऑर्डिनेट उस कोर्ट में करेगा जो धारा 197 से 205 के बीच में जो इतने कोर्ट्स बताए गए हैं उस कोर्ट के अंतर्गत वो मैटर आता है और वो न्यायालय जो है वो मैटर को सुनने में सक्षम है। दूसरा, that any particular case or appeal or class of the cases or appeal be transferred from a criminal court subordinate to its authority to any other such criminal court of equal or superior jurisdiction। दूसरा बताया गया है दोस्तों कि कोई स्पेसिफिक केस या अपील जो है वो किसी क्रिमिनल कोर्ट में ऐसे समान सुपीरियर जुडिक्शन वाले किसी अन्य क्रिमिनल कोर्ट को ट्रांसफर किया। जैसे मान लीजिए दोस्तों हो सकता है कि लखनऊ का कोई सीजीएम का कोर्ट हो तो उसी जो सीजीएम कोर्ट का लखनऊ का सीजीएम कोर्ट है हाई कोर्ट चाहे तो लखनऊ के सीजीएम कोर्ट से मैटर को हटाकर जो है वो बाराबंकी के सीजीएम कोर्ट में दिया जा सकता है। बाराबंकी के सीजीएम कोर्ट से मैटर को हटा ट्रांसफर करके जो है इलाहाबाद के सीजीएम कोर्ट दिया जाता है। यानी कि समान जुडिक्शन वाले यानी उसकी हायर जो या हो सकता है कि सीजीएम का मैटर लखनऊ सीजीएम का मैटर जो है वो बनारस के कोर्ट ऑफ सेशन में भेज दे, यानी हायर सुपीरियर अथॉरिटी को भी भेजा जाता है। तो ये डिसाइड करता है हाई कोर्ट को कि किस सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को हटाकर जो है किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट के सेम जुडिक्शन वाले मैटर सेम जुडिक्शन वाले कोर्ट को या उसके सुपीरियर जुडिक्शन वाले कोर्ट को जो वो भेज सकता है डिपेंड अपॉन द हाई कोर्ट। तीसरा है दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन। कोई भी कमिटेड का मतलब होता है दोस्तों कि कोई लोअर कोर्ट जो है अपने हायर कोर्ट को मैटर अगर सौंपता है तो उसे कमिटेड कहा जाता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो कोई ऐसा केस है कोई ऐसा स्पेसिफिक मामला है जो लोअर कोर्ट यानी सीजीएम की कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफर करिए। तो अगर कोई लोअर कोर्ट अपने हायर कोर्ट को मैटर को ट्रांसफर करता है तो उसे हम लोग कमिटेड करते हैं। तो अगर कमिटेड ऐसा हाई कोर्ट जो है मैटर को कमिटेड करने का आदेश दे सकता है। और चौथा है दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर टू एंड फेयर बिफोर इट। या हाई कोर्ट ये भी कर सकता है कि मैटर को वहां से मंगा सकता है और खुद ही सुन सकता है। कोई स्पेसिफिक मामला है अपील है जिसे हाई कोर्ट स्वयं सुनने के लिए वो अपने पास मंगा सकता है। तो 4 प्रकार के चीजें हाई कोर्ट के कर सकता है। पहला करेगा कि सेक्शन 197 से लेकर 205 के भीतर जितने भी कोर्ट आते हैं उसमें वो मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा है जो है किसी भी इक्वल वाले कोर्ट को या फिर उसके सुपीरियर वाले कोर्ट को मैटर को ट्रांसफर कर सकता है, या फिर कोई भी मैटर जो है हाई कोर्ट कर सकता है कि कोई लोअर कोर्ट अपने हायर कोर्ट को कमिट कर दे या फिर खुद ही मैटर को मंगाकर वो सुन सकता है। तो 4 प्रकार का आदेश जो है वो 447 के अंतर्गत हाई कोर्ट दे सकता है।
प्रोवाइडेड दैट में कहा गया है नो एप्लीकेशन शैल लाई टू द हाई कोर्ट, क्लास 2 में कहा गया है 447 का सब क्लास 2 अगर आप देखें, द हाई कोर्ट में एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, उस चारों पावर हाई कोर्ट तभी इस्तेमाल करेगी जब लोअर कोर्ट ने कोई रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी है, या फिर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी इंटरेस्ट, या फिर हितबद्ध पक्षकार ने जो है कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दिया। दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रांसफर एप्लीकेशन या तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगाएगा, या फिर अगर स्टेट है तो फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर मैटर है, यहां पर मैटर लगेगा या तो फिर लोअर कोर्ट के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी के ट्रांसफर एप्लीकेशन पर ही हाई कोर्ट जो है वो संज्ञान लेगी, और इट्स ओन इनिशिएटिव, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल लाई टू द हाई कोर्ट फॉर द ट्रांसफर केस फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट इन द सेम सेशन डिवीजन unless an application for transfer has been made in the session judge and rejected by him. प्रोवाइडेड क्लॉज जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है कि अगर एक ही सेशन कोर्ट में आने वाले क्रिमिनल कोर्ट, दोस्तों एक बार यहां ध्यान सुनिएगा, यहां पर बात की गई है कि वन क्रिमिनल कोर्ट टू द अदर क्रिमिनल कोर्ट इन द सेम सेशन डिवीजन। सेम सेशन डिवीजन का मतलब जो होता है जो दोस्तों कि जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके अंतर्गत जो है, उसके अंतर्गत लखनऊ की लखनऊ की लोअर कोर्ट है जिसमें सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन जज होते हैं, नीचे जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, उसके नीचे जो है सीजीएम होते हैं, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसी तरह लखनऊ हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आने वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट बनारस में भी सबसे पहले लोअर कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन होगा, फिर एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन जज होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, और उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा। यानी तो इस तरह से एक हाई कोर्ट के अंतर्गत आने वाले लोअर कोर्ट की ये हायरार्की है, उसी तरह से दूसरे हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट की जो है वो जुडिशरी हायरार्की है। तो ऐसी स्थिति में बात कर रहा है कि अगर जो है, अगर ऐसे स्थिति में प्रोवाइडेड क्लास कर रहा है कि अगर सेशन डिवीजन में सेशन जज के पास देना होगा, तो ऐसे स्थिति में ट्रांसफर एप्लीकेशन को अगर रिजेक्ट कर दिया गया तभी मामला हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा। यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मामला कोर्ट ऑफ सेशन को सौंपा है और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रांसफर एप्लीकेशन सौंपा है और ट्रांसफर के एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन ने खारिज कर दिया है, तभी मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा, और ऐसे ट्रांसफर के एप्लीकेशन को सीधे को हाई कोर्ट नहीं आ सकती है। यानी कि लोअर कोर्ट में अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई है तभी उसे हाई कोर्ट सुनेगा, अदरवाइज सीधे हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफर एप्लीकेशन को नहीं सुनेगा। ये बात प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है। तीसरा कहा गया है एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय मोशन व्हिच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अफर्मेशन। यही यहाँ बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, जब भी कोई मैटर ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगानी होगी तो ऐसी स्थिति में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लगाएगा, और अगर स्टेट का मामला है तो फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया लगाएगा, और या फिर हितबद्ध पक्षकार यानी इंटरेस्टेड पार्टी लगाएगा सपोर्टेड बाय द एफर्मेशन या फिर एफिडेविट। यहाँ वही बात जो यहाँ पर 446 सब क्लॉज 1 में कही गई है, वही बात है सब क्लॉज 2 में कही गई है, वही बात 447 के सब क्लॉज 3 में कही गई है। सब क्लॉज 4 बात करता है व्हेन सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एक्यूज्ड पर्सन, अगर एप्लीकेशन जो है किसी एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा लगाई गई है, द हाई कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड, ऐसी स्थिति में एक्यूज्ड पर्सन को हाई कोर्ट बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन विद द हाई कोर्ट में अवार्ड अंडर सेक्शन 7। अगर फ्राइडोरस एप्लीकेशन और या फिर वैक्सीशियस एप्लीकेशन एक्यूज पर्सन के द्वारा लगाई गई है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो स्पष्ट तौर पर कह देगा कि एक्यूज पर्सन को कि आप बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करिए, और यदि अंडर सेक्शन 7 के अंतर्गत अगर आपने कोई कंपनसेशन लगाया है तो उसको कंपनसेशन को जो है यू हैव टू पे। 7 सब क्लॉज 5 में कह रहा है एवरी एक्यूज्ड पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल बी गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस इन राइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ द ग्राउंड ऑन विच इट इज मेड एंड नो
order shall be made on the merit of the application unless it leave at least 24 hours have elapsed between the giving of such notice and the hearing of the application. दोस्तों ये आप सब क्लॉज 5 थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सब क्लॉज 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लॉज है। यदि कोई एक्यूज पर्सन जो है अपने मामले का ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसे अपने ट्रांसफर के एप्लीकेशन को पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक को सूचना देगा। यानी अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो सबसे पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इसकी सूचना देगा, और ट्रांसफर के आधारों को यानी सूचना ही नहीं देगा बल्कि ये भी बताएगा किस ग्राउंड पर वो अपना मैटर को ट्रांसफर कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में और ये मैटर उसको लिख के जो है वो अटॉर्नी जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देना होगा, और उसके बाद ही लेकिन उस एप्लीकेशन को के मेरिट पर डिसाइड तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी सूचना दिए जाने और एप्लीकेशन के हियरिंग के बीच में कम से कम 24 घंटे का समय न बीत जाए। यानी 24 घंटे बाद ही एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यानी कि पहले आप सूचना देंगे, उस सूचना के साथ रिटन में लिखित ये देंगे, ग्राउंड का आधार देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और उस एप्लीकेशन को दिए 24 घंटे बीत जाएंगे, तभी जो है मेरिट पर जो है हाई कोर्ट ऐसे मामले को सुनेगा, उसके पहले वो नहीं सुनेगा। 6 में बताया गया है सब क्लॉज 447 का सब क्लॉज 6 कह रहा है वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस और अपील फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट द हाई कोर्ट इट इज satisfied that it is necessary so to do in the interest of the justice order that pending the disposal of the application the proceeding in the subordinate court shall be stayed on such terms as the high court may think fit to impose। दोस्तों ये बहुत सेक्शन 6 बहुत ही आसान सेक्शन है। इसमें कहा गया है जब भी ट्रांसफर की एप्लीकेशन किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई मामला या अपील ट्रांसफर के लिए है, अगर कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है या अपील चल रही है और उसके ट्रांसफर का एप्लीकेशन लगाया गया है, और यदि हाई कोर्ट को ये लगता है कि न्याय हित में आवश्यक है कि वो आदेश दे कि जब तक कि जो ट्रांसफर की एप्लीकेशन का डिस्पोजल नहीं हो जाता है तब तक सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है जो ऐसे मामले की प्रोसीडिंग जो है वो स्टे रखे। यानी कि अगर ट्रांसफर का एप्लीकेशन लाया गया है तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को लगता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसे स्टे कर दिया जाए यानी प्रोसीडिंग को रोक दिया जाए, तब वो चाहे तो हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक सकती है और ये कह सकती है कि जब तक कि ट्रांसफर का एप्लीकेशन मेरे द्वारा डिसाइड नहीं कर दिया जाएगा तब तक आप प्रोसीडिंग को स्टे करिए। प्रोवाइडेड क्लास में कहा गया है कि यहाँ पर प्रोवाइडेड में कहा गया है कोई भी स्टे जो है वो जो है धारा 446 346 के अंतर्गत सबऑर्डिनेट न्यायालय के पावर ऑफ रिमांड पर कोई प्रभाव, यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का पावर है कि वो किसी एक्यूज को रिमांड पर दे सकती है, इस पर ये जो है इस अधिनियम का इस धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेक्शन ये सेक्शन 6 था। अब सेक्शन 7 में ये बताया गया है वेयर एन एप्लीकेशन फॉर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 इज डिसमिस्ड द हाई कोर्ट में इफ इट इज द ओपिनियन ऑफ दैट application was frivolous or vexatious order the applicant to pay the way of the compensation। फिर वही बात बोली गई दोस्तों जो यहाँ पर 446 के सब क्लॉज 3 में कही गई है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को लगता है कि एप्लीकेशन इसलिए डिसमिस मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा किया जा रहा है कि कोई पक्षकार जो है वो ये मामला जो ट्रांसफर का एप्लीकेशन काफ़ी तुच्छ है या फिर परेशान करने वाला एप्लीकेशन है, किसी पक्षकार को परेशान करने वाला एप्लीकेशन है, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो है उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जो भी जो समझे एप्लीकेंट पर जो है वो ऐसा ऑर्डर लगाएगा कि ये कम से कम जो है वो ऐसा कंपनसेशन पे करे जो वो हाई कोर्ट चाहे तो लगा सकता है। यानी कि अगर कोई फ्रेवलेस एंड वेक्सिशियस एप्लीकेशन होगा तो जो भी व्यक्ति ऐसा ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाया है उस पर हाई कोर्ट जो है वो कंपनसेशन भी लगा सकता है। और सेक्शन सब क्लॉज 8 कर रहा है 447 का सब क्लॉज 8 का हमें कहा गया है व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर सबसेक्शन 1 दैट द केस बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर इट शैल ऑब्जर्व इन सच ट्रायल द सेम प्रोसीजर व्हिच दैट कोर्ट वुड हैव ऑब्जर्व इफ द केस हैड नॉट बीन सो ट्रांसफर।
दोस्तों सेक्शन 8 में कहा गया है यदि हाई कोर्ट जो है उस सब सेक्शन 1 के अंतर्गत कोई आदेश पारित करता है कि मामला जो है एक कोर्ट से ट्रायल करते हुए दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, तो ऐसा माना जाएगा कि उस मामले का ट्रायल उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए किया जाएगा जैसे वो उस मामले का ट्रांसफर नहीं किया गया था। अगर ओरिजिनल जुडिक्शन में आता तो वो सुनता, यानी कि जिस ट्रायल कोर्ट में मैटर आया है उस ट्रायल कोर्ट का जो प्रोसीजर और सजा देने की जो शक्ति है वही प्रोसीजर और सजा देने की शक्ति जो है जिस कोर्ट में वो ट्रांसफर किया गया है उसे भी उतना ही सजा और वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों सीजीएम के पास पावर है कि 7 साल की सजा दिया जा सकता है, मैक्सिमम वो 7 साल की सजा दिया जा रहा है, और कोई केस मान लीजिए सीजीएम में चल रहा है और किसी पक्षकार ने जो है या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ने जो है कोई एप्लीकेशन लगाया है, तो सीजीएम से कोर्ट से हटकर वो अगर मामला किसी दूसरे कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है तो कोर्ट ऑफ सेशन को सजा देने की ज़्यादा पावर है, लेकिन वो पावर इस्तेमाल नहीं करेगा, वो वही पावर इस्तेमाल करेगा जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि 7 साल तक की सजा जो है कोर्ट ऑफ सेशन भी देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में कहा गया है कि जहां भी मैटर ट्रांसफर होकर जाएगा वहां पर वही प्रोसीजर और सजा उतनी ही दी जाएगी जहां पर वो मामला चल रहा था। तो ये बात जहां पर ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट में मामला चल रहा है। अब आइए 9th में बताएगा नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 218। 9th लास्ट क्लास में कहा गया है, 447 के लास्ट क्लास में कहा गया है कि इस धारा की कोई भी बात जो है धारा 218 के अंतर्गत सरकार के किसी आदेश पर कोई प्रभाव नहीं, यानी सरकार ने कोई आदेश दिया है 218 के अंतर्गत तो इस धारा का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 448 में कहा गया है पावर ऑफ सेशन कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। अब बात दोस्तों यहाँ ध्यान सुनिएगा, 446 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट की, 447 में बात की गई है हाई कोर्ट की पावर की ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन की। सुप्रीम कोर्ट को पास पावर है कि वो मैटर को ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को, या फिर एक लोअर कोर्ट से दूसरे लोअर को, या किसी भी कोर्ट से किसी भी कोर्ट में। हाई कोर्ट का पावर है कि उसके अंतर्गत जुडिक्शन वाले जितने भी लोअर कोर्ट है उसमें मामला को या तो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे को सबऑर्डिनेट कोर्ट में कर सकता है या फिर मामला को खुद ही मंगा सकता है। तीसरा वे कहा गया है कि कब कोर्ट ऑफ सेशन को यानी कि लोअर कोर्ट को भी पावर है इस धारा के अंतर्गत, धारा 448 के अंतर्गत वो भी मैटर को वो भी ट्रांसफर एक केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। अब कब किन परिस्थितियों में ये बताया गया, whenever it is made to appear to a session judge, जहां भी सेशन जज को लगता है कि that an order under this section is expedient for the end of justice, वही ग्राउंड वही है एक्सपीडियंट फॉर एंड ऑफ द जस्टिस, यानी न्याय के हित में जरूरी है कि ऑर्डर पारित किया जाए। कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि उसके जुरिडिक्शन में उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट के भीतर कोई ऐसा मामला चल रहा है जिसमें कि एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है कि कोई ऑर्डर पारित किया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर कर सकता है दैट एनी पर्टिकुलर केस बी ट्रांसफर फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू द अदर क्रिमिनल कोर्ट। उसी सेशन डिवीजन में आने वाले एक क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि अगर लखनऊ का सेशन कोर्ट है तो उसके डिवीजन में आने वाले जितने भी कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, सीजीएम और जेएमएफसी से मामला हटाकर किसी और कोर्ट ऑफ सेशन में वो भेज सकता है। दूसरा है द सेशन जज में एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। सेशन जज ये ट्रांसफर तभी करेगा जब लोअर कोर्ट से यानी कि अगर सेशन कोर्ट है तो लोअर कोर्ट होगा सीजीएम, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, या फिर सीजीएम, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर यहाँ से कोई रिपोर्ट आई है कि इस मैटर को ट्रांसफर किया जाए तभी जो है कोर्ट ऑफ सेशन जो है मैटर को ट्रांसफर करेगा। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड, जैसे उसमें कहा गया है दोस्तों, अगर पार्टी इंटरेस्टेड भी अगर कोई एप्लीकेशन करता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑफ सेशन केस को ट्रांसफर कर सकता है। और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, यहाँ तीसरा भी 3 ग्राउंड है दोस्तों, या तो लोअर कोर्ट ने रिपोर्ट में कही है कि इस मैटर को ट्रांसफर कर दिया जाए, या दूसरा है इंटरेस्टेड पार्टी ने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई है, या फिर कोर्ट स्वयं सुमोटो एक्शन लेकर जो है उस मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। 3 आधार पर सेशन जज को ये पावर है कि मैटर को ट्रांसफर कर सकता है। और तीसरा है द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 3-4, यानी 3, 4, 5, 6, 7 ये जो प्रावधान है वो सारा ऑफ द 447 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन टू द सेशन जज फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 1 एज दे अप्लाई इन द रिलेशन टू द एप्लीकेशन। सीधे सीधे बात कहा गया है कि जो पावर हाई कोर्ट को है 1447 में 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत
7 के अंतर्गत वो सारा पावर इसमें कहा गया है कि जो है अगर इसमें कहा गया है कि ट्रांसफर का एप्लीकेशन तभी लगाया जाएगा जब या तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया या पार्टी सपोर्टेड बाय द एफर्मेशन या एपिडेविट है वो पावर का इस्तेमाल करेगी, या फिर अगर वेक्सिशियस और वेक्सिशियस और फ्रेवरस एप्लीकेशन लगाया गया है तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन अवार्ड करेगी। और ऐसे और वो मामला जो है 24 घंटे के भीतर नहीं सुना जाएगा। जब नोटिस देंगे 24 घंटा बीत जाएगा तभी हाई कोर्ट सुनेंगे। ये सारा जो पावर, ये जो प्रोसीजर है वो सेशन कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी वही एक्सरसाइज किया जाएगा। यानी कि जो पावर हाई कोर्ट में इस सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 में जितने भी प्रोसीजर्स ले डाउन किए गए वो सारा प्रोसीजर जो है यहाँ अडॉप्ट किया जाएगा। कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा भी यही बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों आपने अभी तक देखा था सेशन 446 में बात की गई थी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस। 447 में बात की गई थी पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू ट्रांसफर ऑफ द केसेस एंड अपील। एंड 448 में बात की गई थी पावर ऑफ द सेशन कोर्ट टू ट्रांसफर ऑफ द केसेस एंड अपील। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को जो ट्रांसफर की पावर है और अपील की पावर है, वो अपील के ट्रांसफर की पावर है, उसकी बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आप इस सेक्शन में बात की गई है विड्रॉ ऑफ केसेस एंड अपील बाय सेशन जज कि कब उनकी परिस्थितियों में जो है सेशन जज को पावर है कि केसेस को विड्रॉ कर सकता है। और सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम, एक कोई भी सेशन जज जो है वो किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है और केस को विड्रॉ कर सकता है और अपील को विड्रॉ कर सकता है और रिकॉल कर सकता है, यानी वापस भी बुला सकता है। एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेड ओवर का मतलब होता है दोस्तों जब हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को केस को ट्रांसफर करती है तो उसे मेकिंग ओवर कहा जाता है। जब लोअर कोर्ट हायर कोर्ट को केस को ट्रांसफर करती है तो उसे हम लोग जो है वो कमिटेड करते हैं। तो जब बात अगर कोई ऐसा मामला है जिससे कि कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि ये मेरे द्वारा सुना नहीं जाना चाहिए बल्कि किसी सीजीएम के द्वारा सुना जाना चाहिए और उसने उस मैटर को सीजीएम को ट्रांसफर कर दिया है, या कोई ऐसा अपील है जो उसके पास सेशन कोर्ट के पास गई थी और उसने उस अपील को सीजीएम को डिस्पोजल के लिए भेजा था, ऐसे मामलों में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि मामला जो है वो विड्रॉ किया जाना चाहिए तो उसे विड्रॉ कर सकता है। दूसरा, एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस, किसी भी केस के ट्रायल होने से पहले, और द हियरिंग ऑफ द अपील बाय कमेंस बिफोर द एडिशनल सेशन जज, सेशन जज may recall any case or appeal which he has been made over to any additional session judge। दोस्तों इसे दोनों ही सेक्शन को फिर से हम लोग ध्यान से देखेंगे। सेशन जज जो है, अब यहाँ पर बात की गई है सेशन जज जो है अगर उसने केस को किसी सीजीएम को मेक ओवर किया है तो ऐसे केसेस को वो विड्रॉ विड्रॉ कर सकता है या रिकॉल कर सकता है। दूसरे क्लास में कहा गया है कि अगर जो है सेशन जज ने किसी एडिशनल सेशन जज को केस को ट्रांसफर मेक ओवर किया है तो ऐसे स्थिति में सेशन जज जो है उस केस को रिकॉल कर सकता है और उसे विड्रॉ कर सकता है एडिशनल सेशन जज से। यहाँ पर सीजीएम को ट्रांसफर किया उसे वापस ले सकता है, यहाँ एडिशनल सेशन जज को किया है सेशन जज उससे वापस ले सकता है। तीसरा बात कही गई है वेयर अ सेशन जज विड्रॉ और रिकॉल अंडर सेक्शन 1 and 2, यहाँ पर कि सीजीएम से केस को वापस लिया गया है या रिकॉल किया गया है या फिर एडिशनल सेशन जज से सेशन जज केस को रिकॉल किया है वापस लिया है, ऐसी स्थिति में ही मे आइदर ट्राई द केस इन हिज ओन कोर्ट। सेशन जज जो है ऐसे केसेस को जिसको किसने विड्रॉ या रिकॉल किया है, रिकॉल करने के बाद विड्रॉ करने के बाद उसे अपने ही न्यायालय में यानी सेशन जज अपने न्यायालय में चाहे तो उस मामले को चला सकता है या फिर hear the appeal himself or make it over to according with the provision of the संहिता to another court for trial or hearing as the case may be, या फिर खुद ही सुनेगा या किसी अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को जो उस कोर्ट के इतर होगा जिससे में वो मामला रिकॉल किया है उसे कहेगा कि आप जो है उस केस को सुनिए या फिर अपील को सुनिए। तो यहाँ पर बात की गई है सेशन जज को पावर है
कोई भी केस अगर उसने सीजीएम को मेक ओवर किया, उसे विड्रॉ कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, खुद सुन सकता है, या किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट से कर सकता है, या फिर एडिशनल सेशन जज ने एडिशनल सेशन जज से केस को रिकॉल किया, विड्रॉ किया है, खुद सुनेगा, या किसी दूसरे कोर्ट को कहेगा उससे सुने, या फिर सेशन जज जो है वो किसी भी मामले को रिकॉल करता है, सेक्शन 3 में कहा गया 449 में, या तो खुद सुनेगा या फिर इस संहिता के अंतर्गत किसी और कोर्ट से कहेगा कि वो ट्रायल को या हियरिंग को जो है वो सुने। अब आप सेक्शन 450 बात करिए, विड्रॉल ऑफ केसेस ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यहाँ पर पावर थी सेशन जज को विड्रॉ करने की, यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को यानी सीजीएम को पावर है कि वो केस को विड्रॉ कर सकता है। एनी सीजीएम एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में विड्रॉ एनी केस फ्रॉम, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है। अब तक जज की पावर थी, अब यहाँ पर मजिस्ट्रेट की पावर बता रही है कि वो केस को विड्रॉ कर सकता है और रिकॉल कर सकता है। एनी केस विच ही हैज मेड ओवर टू इट एनी सब मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, यानी सीजीएम के नीचे का कोई अगर मजिस्ट्रेट है, सीजीएम के नीचे का कोई मजिस्ट्रेट होगा वो होगा दोस्तों जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। सीजीएम के कोर्ट के नीचे का जो मजिस्ट्रेट होगा, उस केस में अगर सीजीएम ने केस को ट्रांसफर किया है, मेकिंग ओवर किया है, तो उस केस को जो है वो विड्रॉ या रिकॉल कर सकता है। एंड मेड इंक्वायरी इनटू और ट्राई सच केस हिमसेल्फ, या पुनः है कि जैसे कि सीजीएम सेशन जज मामले को मंगाता है तो खुद सुनेगा, या किसी अपने अन्य संहिता के अंतर्गत किसी अन्य कोर्ट से कहेगा सुनने के लिए। उस जैसे अगर सीजीएम कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से अगर मैटर को मंगाया है तो या खुद सुनेगा या रेफर टू द इंक्वायरी और ट्राई टू एनी अदर सच मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायरी और ट्राई टू द सेम, या उस मजिस्ट्रेट को सौंप देगा जो कि उस केस को ट्राई या इंक्वायरी करने में सक्षम है। एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे रिकॉल एनी केस मेड ओवर हिम अंडर सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 212 टू एनी अदर मजिस्ट्रेट और ट्राई इंक्वायरी और इट बाय सच हिमसेल्फ। दूसरा क्लास ये कह रहा है दोस्तों कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है किसी मामले को जो उसने धारा 212 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है उसे वापस मंगा सकता है, रिकॉल कर सकता है, और ऐसे मामले की इंक्वायरी या तो खुद करेगा या किसी और सबऑर्डिनेट कोर्ट से करा सकता है, किसी और कोर्ट को कहेगा करने के लिए। सेक्शन 451 मेकिंग ओवर और विड्रॉ ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पर दोस्तों अब तक बात की गई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो केस को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है कि वो मैटर को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, खुद सुन सकता है, किसी दूसरे कोर्ट को कर सकता है सुने, विड्रॉ कर सकता है, रिकॉल कर सकता है। ये सारे पावर जो है अब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को थे। यहाँ पर बात की गई दोस्तों 451 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है, एसडीएम आता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आता है, या फिर एडीएम आता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता है। ये सारे लोग जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे स्थिति में कहा गया है एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में मेक ओवर for disposal any proceeding which has been started before him to any magistrate subordinate to him। किसी भी डीएम को या एसडीएम को ये पावर है कि किसी भी प्रोसीडिंग को जो उसके समक्ष प्रारंभ हो चुकी है डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को मजिस्ट्रेट को हवाले कर सकता है। अगर कोई प्रोसीडिंग डीएम के पास गई है और कोई भी प्रोसीडिंग डीएम के पास गई है और उस प्रोसीडिंग को स्टार्ट नहीं किया गया अभी डीएम के द्वारा या एसडीएम के द्वारा, तो स्टार्ट करने से पहले वो डीएम एसडीएम चाहेगा तो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो मामले को वो मेकिंग ओवर कर देगा। विड्रॉ एनी केस फ्रॉम और रिकॉल एनी केस विच ही हैज बीन मेड ओवर टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड डिस्पोज ऑफ सच प्रोसीडिंग हिमसेल्फ और रेफर इट फॉर द डिस्पोज ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट। दूसरे में बात की गई है, दूसरे में कोई भी प्रोसीडिंग अगर शुरू नहीं हुई है, कोई केस उसके समक्ष आया है, प्रोसीडिंग शुरू नहीं है, तो डीएम को पावर है कि किसी सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो केस को मेकिंग ओवर कर सकता है। दूसरा है यदि डीएम और एसडीएम के मामले किसी मामले में सबऑर्डिनेट कोर्ट को डीएम या एसडीएम ने किसी भी मामले को किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को सौंपा है
तो उस और उसने मामला विड्रॉ, तो उसको वो मामला वो विड्रॉ कर सकते हैं। या किसी मामले को जो उसने ऐसे मजिस्ट्रेट को मेकओवर किया है वापस मंगा सकता है, या वापस मंगाकर उस मामले को स्वयं देख सकता है, या किसी अनजुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसा करने को कर सकता है। यहाँ पर भी बात की गई दोस्तों कि अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसे वो किसी सबऑर्डिनेट को दे देगा, और अगर कहीं सबऑर्डिनेट कोर्ट में मैटर चल रहा है तो उसे रिकॉल कर सकता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या उसे विड्रॉ कर सके वो खुद सुन सकता है, या किसी अन्य सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो केस को सौंप सकता है डिस्पोजल के लिए। और लास्ट सेक्शन है रीजन टू बी रिकॉर्डेड। सेशन जज और मजिस्ट्रेट मेकिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 448 power of session court to transfer the cases, 449 withdraw the cases and appeal by the session judge, withdraw of the cases by judicial magistrate। यानी कि 448, 449, 50, 451 में अगर कोई भी केस को या तो ट्रांसफर किया जा रहा है, या फिर विड्रॉ किया जा रहा है, या फिर रिकॉल किया जा रहा है, दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, सेशन जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर सेशन जज हुआ या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ, किसी केस को रिकॉल कर रहा है, वापस मंगा रहा है, खुद सुन रहा है, किसी सबऑर्डिनेट को सुनने को कर रहा है, ये सभी चीज़ें तभी करेगा जब उसका प्रॉपर रीजन जो है वो बताएगा और रिकॉर्ड करेगा। राइटिंग में उसे रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो केस को विड्रॉ कर रहा है, क्यों वो केस को रिकॉल कर रहा है, क्यों वो केस को किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहा है। ये तमाम चीज़ों को अगर ये सेशन जज के नीचे, सेशन जज या उसके नीचे वाला कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसे रीजन को रिकॉर्ड हर हालत में करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हम लोगों ने ये 446 से लेकर 452 तक ये देखा कि कब और किन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो मैटर को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट को मैटर ट्रांसफर करता है। हाई कोर्ट को कब पावर है कि वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, या फिर उसी हाई को अपने किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से मैटर को किसी या तो खुद मंगा ले या फिर किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। कब सेशन जज को पावर है कि वो अपने एडिशनल सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से केसेस को रिकॉल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। ये तमाम पावर्स जो है ये हम लोगों ने पूरे सेक्शंस में देखे थे। तो कुल मिला के आई थिंक दैट कि सभी को ये सारा ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस का वाला जो चैप्टर है जो अंडर सेक्शन 33 है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।